नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी प्लेटफॉर्म। और आज मैं फिर से आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो सी टेट, यूपी टेट, रीट, DSSB यानी जितने भी हमारे टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम हैं सभी में पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए चलते हैं सेशन पर। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो चार ऑप्शन है, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से है, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानवीय व्यवहार और शिक्षक स्थितियों से दोनों से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यही हमारा सही आंसर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सहायता देता है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे हो, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना या फिर निर्धारण किस तरह से करें। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, बताइए फटाफट से आंसर। तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और स्पष्ट करता है कि शिक्षा के कितने उद्देश्य हो सकते हैं, कितने उद्देश्य उसके अचीव हो सकते हैं। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, यानी बाल्यावस्था जो होती है उसमें जो माइंड होता है कितना डेवलप हो जाता है, वो 60%, 80%, 90% या 50%। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 90% माइंड डेवलप हो जाता है बाल्यावस्था में। प्रश्न नंबर 4, विकास एक प्रक्रिया है, किस तरह, मतलब जो डेवलपमेंट है वो किस तरह की प्रोसेस है, खंडित है, निरंतर है, पूर्ण है या फिर अपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, डेवलपमेंट जो होता है वो निरंतर प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है। जब से मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु के अंत तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो शारीरिक अवस्था में ही हो, वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी डेवलपमेंट होता रहता है। ये डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा अपने आप में ब्रॉड डोमेन है। तो आंसर हमारा इसमें बी सही है, यानी कि निरंतर विकास जो है वो निरंतर प्रोसेस है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है तो डेवलपमेंट में उसका फिजिकल भी होता है, मैचुरेशन भी होता है, और उसका जो है मेंटलिटी भी होती है, पावर भी होती है, यानी सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए फटाफट से, चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो हमारा जो सही आंसर है हमारा बी, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था मैकडूगल ने डेवलपमेंट में। प्रश्न नंबर 7, संवेदनात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। बताइए फटाफट से, चार ऑप्शन है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में होता है, जब बच्चा 12 साल से ऊपर की एज में चलता है, जब बच्चा अपनी मैच्योरिटी की तरफ, अपनी एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, तब उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो सही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट, संवेदनात्मक विकास होता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो सीधी सी बात है, आपने यदि परिभाषा पढ़ी हो तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन कहते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं वो जन्म के समय समान होते हैं। आंसर नंबर बी सही है हमारा।
प्रश्न नंबर 9, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, अनुशासन व रक्षा व्यवस्था। तो जब टीचर की बात हो रही है भाई, टीचर की बात हो रही है, तो टीचर को पता होना चाहिए, उसको बच्चे के व्यवहार के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पता होनी चाहिए, उसको अनुशासन और जो क्लासेस में किस तरह से व्यवस्था बननी है उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन शारीरिक सुडौलता इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है, और उन्होंने हमसे सही ही वही पूछा है कि कौन सा आवश्यक नहीं है, यानी जो आवश्यक नहीं है वही बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, यानी कि शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, वुडवर्थ ने, वॉटसन ने, गैरिसन ने या फिर वोरेन ने। तो सही आंसर है हमारा बी, यानी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। प्रश्न नंबर 11 है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, यानी जब बच्चा शिशु है, जब बच्चा छोटा है, जन्म लिया है उसने, तो उसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है? अनुकरण, यानी जैसे बड़े बड़े जो हमारे परिवार में मेंबर होते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे ही प्रोसेस करता है, वो वैसे ही चीज़ें दोहराता है। सहयोग लेना, यानी दूसरों की सहायता लेता है। आश्रितता, यानी दूसरों पर डिपेंड होता है। या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन। तो आप सभी जानते हैं छोटा बच्चा जो होता है वो अनुकरण भी करता है, सहयोग भी लेता है, आश्रित भी होता है। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि इनमें से सभी उपरोक्त सभी हैं। तो हमारा पहला वाला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी हमारा सही है, इसलिए चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर जो है हमारा 12, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ व वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो मानव मन, यानी हमारे मन को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? हमारी रुचियाँ, हमारी अभिक्षमताएँ, वातावरण। सीधी सी बात है, हमारे मन पे हमारे जो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं, वातावरण है, वो सब का हमारे मन पे असर पड़ता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं उनका हमारे मन पर असर पड़ता है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है? स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स ड्राइवर ने या फिर स्टाउट ने? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स ड्राइवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट नहीं है, शिक्षा का पार्ट है, मनोविज्ञान का पार्ट है, फिर में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोविज्ञान का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? प्रयोगात्मक है, व्यक्तिगत इतिहास है, निरीक्षण है या फिर परीक्षण है? बताइए सही आंसर। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी परीक्षण। ये सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है? इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है, या फिर यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है भाई, उसमें लचीलापन भी है, उसमें वो संकुचित नहीं है और उसमें व्यापकता भी है। तो सीधी सी बात है, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। तो यही हमारा सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रश्न नंबर 16, हाँ, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेदनात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन, चार्ल्स E. स्किनर, गार्डनर मर्फी या फिर C. वुडवर्थ? तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी C.W. वैलेंटाइन ने परिभाषा दी है। प्रश्न नंबर 18, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है?
भाई मन का विज्ञान है, चेतना या फिर उपरोक्त सभी? तो हम सभी जानते हैं पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन हुआ, फिर चेतना और अभी व्यवहार। तो इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 19, चिंतन की दृष्टि से डैश किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? तो कल्पनात्मक है, प्रत्यक्षात्मक है, प्रत्यात्मक है या फिर तार्किक चिंतन है? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी तार्किक चिंतन। जो बच्चा लॉजिक से सोचता है वही सबसे बेटर है। प्रश्न नंबर 20, अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर, समाज के अध्ययन पर, बालकों के अध्ययन पर या फिर शिक्षक के अध्ययन पर? तो अंतरदर्शन विधि में स्वयं के अध्ययन पे बल दिया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतरदर्शन से मतलब ही है हमारा स्वयं का दर्शन, यानी अपना दर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर है हमारा 21, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है? 4 ऑप्शन है। एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी। एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। तो या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसके बारे में यहाँ पे है तीनों ही ऑप्शन हमारे सही दिए हुए हैं। शुद्ध विज्ञान भी है, सामाजिक भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा डी ऑप्शन ही हमारा सही है, यानी तीनों ही आंसर इसमें सही हैं। प्रश्न नंबर 22, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षणात्मक, साक्षात्कार पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर सैद्धांतिक? तो सही ऑप्शन है हमारा बी, यानी साक्षात्कार पद्धति। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त हैं उन सभी तक ये सेशन पहुंचा दीजिए, और हमारे लिए भी कमेंट कीजिए कि हमारा सेशन आपको पसंद आया, प्रश्न कैसे लगे, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सेशन लाएँ। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है बताइए फटाफट से, 4 ऑप्शन हमारे सामने। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे हमारा ये आ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता नहीं मिलती है, तो गलत बात है। क्षमताएं ध्यान में नहीं, ये भी नहीं, ये भी सही नहीं है। और पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, तो यही हमारा सही आंसर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, बालक को आनंददायक सरल कहानियां सुनाने से क्या प्राप्त होता है? नैतिकता, शिष्टाचार, मनोरंजन, उपरोक्त सभी? भाई जब बच्चे को कहानियाँ सुनाते हैं तो उन्हें मॉरलिटी भी पता चलती है, उनमें शिष्टाचार भी आता है, मनोरंजन भी आता है। तीनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन होता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी? भाई मनोविज्ञान के अंदर मानव का अध्ययन होता है, मानव मन का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने डी कर दिया है, तो आप इसे अपना सही बना लीजिए। ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षक प्रक्रिया के अंक हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे हमारे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी आंसर सही है, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर है। भाई शिक्षण प्रोसेस में हमारा उद्देश्य भी आते हैं, अनुभव भी आते हैं, इवैल्यूएशन भी आता है। प्रश्न नंबर 27,
निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। तुलनात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, व्यक्ति इतिहास पद्धति या फिर विकासात्मक। तो मनोविज्ञान में भाई, मनोविज्ञान में तुलनात्मक पद्धति भी यूज होती है, व्यक्ति इतिहास भी होती है, विकासात्मक, बट ये वाली नहीं होती है। कोई भी प्रयोगात्मक पद्धति जैसी चीज़ नहीं है। तो हमारा जो नहीं पूछा है उसने, तो सही ऑप्शन हमारा बी है। प्रश्न नंबर 28 है, सांख्यिकी है तो आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। भाई जो सांख्यिकी है वो आर्ट भी है, साइंस भी है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही है कि इसमें दोनों ही चीज़ हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन को मापने की विधि है परिमाणात्मक या फिर गुणात्मक या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई भी नहीं। भाई इवैल्यूएशन को हम परिमाण में भी मापते हैं, क्वालिटी में भी मापते हैं, तो हमारा ए और बी दोनों सही आंसर हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही। प्रश्न नंबर 30 है, मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित है, असीमित है, संकुचित है या फिर व्यापक है। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो होता है सीमित, यानी आप बच्चे की क्षमताएं मापते हैं कि उसने कितना अचीवमेंट किया है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, असीमित नहीं है, वो सीमित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यदि आपको सेशन पसंद आया, प्रश्न आपको पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। हमारे सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षा की तैयारी में बने रहें। जय हिंद दोस्तों।